हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास 10th का जो साइंस का अभी हम लोग लाइट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी लाइट चैप्टर के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पिछले लेक्चर में जो है हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ज़्यादातर डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन के ऊपर है। डैट मीन्स आज के लेक्चर में हम लोग पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? रिफ्लेक्शन में तो हम लोगों ने सिंपल देखा था कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी मीडियम में जब रिटर्न बैक आ जाता है तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। मतलब रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन में आप सिंपली ये समझिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगेगा। डेट मीन्स यहाँ पे मीडियम हर एक इंस्टेंट पे क्या होगा? चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब भी होगा तो हमेशा ये बाउंड्री यानी कि दो मीडियम का जो बाउंड्री है ना उसी जगह पे होगा, क्योंकि दो मीडियम का जहाँ पे बाउंड्री है वहीं पे मीडियम हमारा डिफरेंट होगा, तो मीडियम का जो डेंसिटी है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये लिखा गया है कि इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, क्योंकि जहाँ पे दो मीडियम का बाउंड्री होगा वहाँ पे मीडियम का डेंसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा, और मीडियम का डेंसिटी चेंज होगा तो लाइट का स्पीड भी मीडियम के डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? वेरी करेगा। यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग। इट इज ड्यू टू, यानी कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होता किसके कारण है? तो इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन बेसिकली किसकी वजह से होता है, यानी कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे NTSC ओलंपियाड वगैरह का अगर आप पेपर देते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये होता है ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूं? इट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। ऑब्वियसली दो मीडियम का जहां पे बाउंड्री होगा तो मीडियम चेंज तो लाइट का स्पीड भी चेंज, और लाइट का स्पीड चेंज तो ऑब्वियसली कौन सा फेनोमेनन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन का मेन रीजन यही होता है कि मीडियम जहां पे चेंज हो जाएगा तो लाइट का स्पीड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट ऑब्वियसली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करने लगेगा, मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड भी चेंज होगा, उसकी वजह से लाइट का जो फेनोमेनन होगा उसी इंटायर फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? ग्लास लैब। आप अपने लैब में फिजिक्स का जो लैब होता है, साइंस का जो लैब होता है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। छोटा सा इतना थिकनेस का एक ग्लास स्लैब होगा, मतलब कांच का इतना बड़ा टुकड़ा होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, इतना मोटा, मतलब दैट मीन्स इतना उसका थिकनेस होगा। ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम लोग ग्लास स्लैब कहते हैं। अब उसको आप रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, जैसे हमारे पास ये ग्लास है और ग्लास के बाहर भी एयर है और ग्लास के ये साइड भी, यानी कि अपर भी एयर बिलो भी एयर है। तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे दो मीडियम क्यों लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा है, जैसे हमने मान लिए यहाँ पे बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्री है इससे ऊपर एयर है और इसके नीचे ग्लास है, तो एयर और ग्लास में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। और जिसकी डेंसिटी कम होता है उस मीडियम को क्या कहते हैं हम लोग? रेयर मीडियम। वंस अगेन आई विल रिपीट, रेयर मीडियम उसको कहते हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग कौन सा मीडियम मान के चलते हैं? डेंसर मीडियम। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा ग्लास है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ले लिया, क्योंकि कोई भी लाइट इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसलिए हम नॉर्मल सबसे पहले स्केच करेंगे। नॉर्मल हमने दे दिया, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से कोई भी लाइट इंसिडेंट हुआ, दैट मीन्स आप इसको क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट रे कह सकते हैं। कोई भी इंसिडेंट रे सोर्स ऑफ लाइट से निकल के आया और आई एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ इस बाउंड्री पे फॉल किया। अब देखिए यहाँ पे एयर है, मान लेते हैं एयर के अंदर लाइट का स्पीड हमारे पास था v1, तो जैसे ये एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? v2, क्योंकि एक मीडियम के अंदर तो लाइट का स्पीड सेम रहेगा, लेकिन मीडियम चेंज तो लाइट का स्पीड भी चेंज, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, साथ ही साथ मीडियम का डेंसिटी चेंज।
तो लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर से किसके अंदर एंटर कर रहा है, ग्लास के अंदर। तो यहाँ पे कुछ रूल्स भी होता है जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। रूल क्या होता है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे पहले किस में जा रहा है, रेयर से डेंसर के अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि ये रूल होता है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर के अंदर जाएगा तो रिफ्रैक्ट करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो किसकी तरफ बेंड करता हुआ नजर आएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करता हुआ नजर आएगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल यही क्या हो जाएगा कि अगर यही रे डेंसर से रेयर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता हुआ नजर आएगा। कौन, रिफ्रैक्टेड रे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल किया आई एंगल के साथ नॉर्मल पे, रिफ्रैक्ट हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड आ गया, फिर यहाँ पे एक बाउंड्री आ गया। अब यहाँ पे तो लाइट एयर से ग्लास में आ रहा था, रेयर से डेंसर में, लेकिन अब जब इस बाउंड्री को लेंगे, ये भी हमारे पास एक किसके तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी तो बाउंड्री ही है ना। अब इस बाउंड्री पे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा हमने नॉर्मल ले लिया, एन डैश हमने ले लिया। अब यहाँ पे एंगल जो है वो आई डैश है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल आर डैश हो जाएगा ऑब्वियसली। और कभी भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी इक्वल नहीं होगा, और रिफ्रैक्शन के अंदर कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस बाउंड्री पे लाइट क्या हो रहा है, ग्लास से किस में जा रहा है, वापस एयर में जा रहा है। तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला केस हो जाएगा। उसको भी मैं लिख देता हूँ अभी, थोड़ा सा इसको इरेज करके। आपको यहाँ पे समझना क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी के कारण यानी कि रिफ्रैक्शन फेनोमेनन के बाद लाइट क्या हो गया, यहाँ पे बेंड हो गया। अगर ये लाइट यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, आप इसको क्या कह सकते हो, आर आर, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे है। इस बाउंड्री के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन इस बाउंड्री के लिए अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, यानी कि जो हमारे पास ए बी बाउंड्री है उसके लिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है। और अगर मैं डीसी बाउंड्री लेता हूं तो ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। यानी कि जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड था ए बी बाउंड्री के लिए, वो डीसी बाउंड्री के लिए किसके तरफ बिहेव करने लगेगा, इंसिडेंट की तरह। आप यहाँ पे कोडिंग भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप ओ ले लो और इस पॉइंट को क्या ले लो, ओ डैश, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप देखिए ओ और ओ डैश ए बी बाउंड्री के लिए रिफ्रैक्टेड रे था, लेकिन यही ओ और ओ डैश डीसी बाउंड्री के लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो है हमारे पास ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, अगर ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं होता तो कुछ इस तरह से बिल्कुल ये स्ट्रेट ट्रेवल करता हुआ नजर आता। तो आप लॉजिकली यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रे है, आप यहाँ पे देखिए ओ डैश, इसको आप पी भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ओ डैश पी जो है ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, आप देखिए इस ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बिल्कुल क्या आ रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो इसीलिए इस रे को हम चाहें, ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम एक स्पेशल नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, एमरजेंट रे। इसको हम स्पेशल नाम से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एमरजेंट रे। यानी कि अगर हमारे पास फाइनल रिफ्रैक्टेड रे ओरिजिनल इंसिडेंट रे के बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, तो इसी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एमरजेंट रे भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ई भी दे सकते हैं, दैट मीन्स एंगल ऑफ एमरजेंस या एंगल ऑफ एमरजेंट भी हम कह सकते हैं। और ओरिजिनल इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास ओरिजिनल इंसिडेंट रे, देखिए मैंने एरो देकर के लिख दिया हूं, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास फाइनल रिफ्रैक्टेड रे था, जिसको हमने स्पेशल नाम बाद में दिया, एमरजेंट रे भी कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इंसिडेंट रे का ये क्या है, पैरेलल है। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि सर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको लिख भी दूंगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आर डैश है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसी को हम अगर इसको एमरजेंट रे कह रहे हैं तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एमरजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा रूल हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ कि
व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ पे क्या था, रेयर से डेंसर जाता तो रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता, लेकिन यहीं पे जब लाइट व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर से जब रेयर जाएगा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि डेंसर से रेयर जाएगा, डेंसर से रेयर जब जाएगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस नॉर्मल से क्या होगा, अवे जाएगा, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था कि ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, इसी दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आपने देखा था कि ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे था, इसी रे को हमने क्या कह दिया था, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को एमर्जेंट रे, तो इसी फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल को भी हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस या एमर्जेंट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।